नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बाउंड टू एडुकेशन में। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज का ये वीडियो जैसे सिलेबस असिस्टेंट केमिस्ट्री के सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत अधिक इम्पॉर्टेंट होने वाला है। आज के इस वीडियो में चैप्टर नंबर 7, 8 और 9 से संबंधित जानेंगे किस प्रकार के क्वेश्चंस आपके आने वाले परीक्षा में आएंगे। एक्चुअली ये एक प्रकार का क्विक रिवीजन होगा। इससे पहले हम लोगों ने 6 चैप्टर का रिवीजन ऑलरेडी कर चुका है। अगर आपने उन सारे चैप्टर्स को नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने के बाद उन सारे चैप्टर्स को भी जरूर से देख लीजिएगा। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दे। बहुत सारे जो बच्चे हैं रेगुलरली वीडियोस देखते हैं लेकिन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, ना तो वीडियो को लाइक करते हैं। दोस्तों, इसमें आपको एक भी पैसा नहीं लगता है लेकिन हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। एक्चुअली अगर आप लाइक करते हैं या फिर कमेंट करते हैं तो ज़्यादातर हमारा जो चैनल है अन्य बच्चों तक भी रिकमेंड होता है। जो भी जैसे सिलेबस स्टूडेंट सर्च करेंगे उन तक रिकमेंड होगा और वे भी वीडियो को देख पाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि अगर आपको सपोर्ट करना है तो ज़रूर से लाइक कर दे और कमेंट में कुछ ना कुछ ज़रूर से लिखा करें। और अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब करें। चलिए सबसे पहले चैप्टर 7 चैप्टर पे आते हैं। तो आज का हमारा पहला चैप्टर होगा ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। बहुत सारे बच्चों का कल ही एग्ज़ाम है, उनको बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से अपना एग्ज़ाम दे। और अगर आपने पहले ही नोट्स लिया है तो उनको थोड़ा सा रिवीजन कर ले और बाद में जिनका भी एग्ज़ाम है वो नोट्स ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, सारा डिटेल दिया गया है। सबसे पहला टॉपिक है दोस्तों जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। तो डी ब्लॉक एलिमेंट से संबंधित जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ कुछ देख लेते हैं जो कि आपके आने वाली परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो डी ब्लॉक एलिमेंट स्टार्ट होता है स्कैंडियम से, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है आर्गन। आर्गन तक 18 होता है। ठीक है, उसके बाद 4s2 3d1 ये स्कैंडियम का होता है और स्कैंडियम जो है पहला डी ब्लॉक एलिमेंट है, इसे आप याद रखेंगे। उसके बाद टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, एफी, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक ये होता है। दोस्तों, जो एक्सेप्शन केसेस है उसको ध्यान में रखिएगा, एक्सेप्शन केसेस से ही क्वेश्चन आएगा, ये गारंटी है। ठीक है, जैसे कि आप सभी यहाँ पे देख पा रहे होंगे क्रोमियम का थोड़ा एक्सेप्शन केस होता है, पिछले साल इसका क्वेश्चन बना था। यहाँ पे देखिए हाफ फील्ड वाला केस चलता है, हाफ फील्ड इज मोर स्टेबल, जिसके कारण दोस्तों यहाँ पे 4s1 3d5 होता है। यहाँ पे होना चाहिए था 4s2 3d4 लेकिन होता नहीं है। हाफ फील्ड जो ज़्यादा स्टेबल है जिसके कारण 4s1 3d5 होता है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसी प्रकार देखिए कॉपर का होता है। यहाँ पे देखिए फुल्ली फील्ड ज़्यादा स्टेबल होता है, इसीलिए यहाँ पे 3d9 के बजाय 3d10 होता है और 4s1 होता है, तो इसको आपको देख लेना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों मेटलिक कैरेक्टर की अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की जो टेंडेंसी होती है उसको हम लोग मेटलिक कैरेक्टर कहते हैं। ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर मेटलिक इन नेचर बिकॉज दे कैन इजीली डोनेट देयर इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू लोअर इलेक्ट्रॉन काउंट इन द पेरिफेरल सेल। दोस्तों, जो ट्रांजिशन एलिमेंट है वो इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, इसीलिए वे मेटलिक इन कैरेक्टर होते हैं। दे आर डक्टाइल एंड मेलिएबल, दे आर गुड हीट एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। वे क्या होते हैं? डक्टाइल होते हैं, मेलिएबल होते हैं, गुड हीट एंड इलेक्ट्रिक कंडक्टर होते हैं। दे आर गुड हीट एंड इलेक्ट्रिक कंडक्टर एज वेल। ठीक है, एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर रिजिड एंड फ्रेजाइल एक्सेप्ट मरकरी, फ्लूइड एंड सेंसिटिविटी। तो इन सारे प्रॉपर्टीज़ को याद रखेंगे, जो मेटल के प्रॉपर्टीज़ होते हैं वही ट्रांजिशन मेटल के भी प्रॉपर्टीज़ हो जाएंगे। एक्सेप्शन सब जो है वो ज़्यादातर याद रखेंगे, जैसे कि मरकरी जो होता है फ्लूइड होते हैं और सेंसिटिव होते हैं, ये चीज़ आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की अगर बात करें, ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं, टाइपिकली 9000 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा होता है, तो इसको आपको याद रखना है। इसका कारण क्या है? ड्यू टू स्ट्रॉन्ग मेटलिक बॉन्ड। स्ट्रॉन्ग मेटलिक बॉन्ड होने के कारण इसका जो तापमान है वो 9000 डिग्री सेल्सियस के ऊपर बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट इसका होता है, इसको याद रखेंगे। एक्सेप्शन जैसे कि जिंक, कैडमियम और मरकरी, इनका बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, ये एक्सेप्शन में आता है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट की ओर अगर आप जाते हैं, एटॉमिक नंबर देख पा रहे होंगे, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो इंक्रीज करता है D5 तक। ठीक है, D5 अर्थात कि मैग्नीज तक ये इंक्रीज करेगा, इसीलिए दोस्तों यहाँ पे स्ट्रेंथ ऑफ मेटलिक बॉन्ड इंक्रीज, मेटलिक बॉन्ड का स्ट्रेंथ भी इंक्रीज करेगा, जिसके कारण मेल्टिंग पॉइंट यहाँ तक इंक्रीज करेगा। बाय टेकिंग द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज इनटू, इसमें फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एक्चुअली डिपेंड करता है नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, जिसका नंबर अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा वो पैरामैग्नेटिक होगा और जो पेयर्ड होगा वो आपका डायमैग्नेटिक होगा, तो ये आपका डिपेंड करेगा अनपेड इलेक्ट्रॉन पर।
अब देखते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। एक्चुअली ऑक्सीडेशन स्टेट ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, क्योंकि जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं या फिर ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। जैसे कि आप सभी यहाँ पे देख पा रहे होंगे, एक्सेप्ट फॉर द फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट इन द सीरीज ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट। फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट जो है जनरली +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। इनको छोड़ करके अन्य जो भी एलिमेंट्स है वे वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। और अगर पहले आप डी सीरीज को देखेंगे, 3D सीरीज को देखेंगे, तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे मैग्नीज का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, तो इसे आप याद रखेंगे +7 तक इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। अगर कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट पूछे तो याद रखेंगे कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होता है। ठीक है, उसके बाद सेकंड जो सीरीज है, इट्रियम, जिरकोनियम, नायोबियम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन, रूथेनियम, रोहोडियम, पैलेडिनम, एजी, उसके बाद कैडमियम। ठीक है, ये जो है इसमें देख पा रहे होंगे, इसमें जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होता है ये +3 होता है। ठीक है, कैडमियम को छोड़ करके बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजेस करते हैं, तो इसको भी याद रखना है। मैक्सिमम इसका रूथेनियम में होता है। ठीक है, Ru रूथेनियम में होता है, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 44। ठीक है, और ये वाला जो सीरीज़ है इसमें बहुत सारे एक्सेप्शन देखने को मिलता है। एक्चुअली नायोबियम के बाद आगे जब बढ़ेंगे कैडमियम तक आपको यहाँ पे, कैडमियम छोड़ करके यहाँ पे एजी तक आपको यहाँ पे एक्सेप्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे नायोबियम से लेकर के एजी तक आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में एक्सेप्शन देखने को मिलेगा। जैसे भी नायोबियम में एक्चुअली 5s2 3d3 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे होता है 5s1। नायोबियम का अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखेंगे तो नायोबियम का होना चाहिए एक्चुअली 4d5 एंड 5s2 ये होना चाहिए, लेकिन एक्चुअली में होता नहीं है। नायोबियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है ये होता है 4d4 5s1, ये नायोबियम का होता है। इसी प्रकार आगे बढ़ता है, मोलिब्डेनम का भी आपका 5s1 होता है। टेक्नीशियम का भी आपका यहाँ पे 5s, माफ कीजिए, टेक्नीशियम का जो है, टेक्नीशियम का एक्सेप्शन नहीं होता है। मोलिब्डेनम का यहाँ पे 4d5 और आपका 5s1 ये मोलिब्डेनम का होता है। टेक्नीशियम का सिंपल रहता है 4d5 और 5s2, क्योंकि यहाँ पे फुल्ली फिल्ड हो रहा था, एक्सेप्शन केस इसमें आना नहीं है। रूथेनियम का एक्सेप्शन केस होता है, रूथेनियम का आपका होता है 5s1 और 4d7। ठीक है, उसी प्रकार रोहोडियम का होता है, रोहोडियम का 4d8 होता है, 5s1 होता है। पैलेडियम का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये पूछा जा सकता है पैलेडियम। ठीक है, पैलेडियम का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, याद रखेंगे। पैलेडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है 46 होता है। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एकमात्र डी ब्लॉक एलिमेंट है जो 4s0 होता है। 4s0 माफ कीजिएगा, पैलेडियम का जो होता है ये 5s0 और आपका 4d10 होगा। 5s0 और 4d10 इसका कन्फिग्रेशन होगा। ठीक है, 5s0 4d10 इसका कन्फिग्रेशन होगा। एजी का आपका हो जाएगा 4d10 5s1। ठीक है, 4d10 5s1 होगा, और कैडमियम का तो एक्सेप्शन नहीं रहता है, 4d10 5s2। ठीक है, ये रहता है, अर्थात कि यहाँ पे टेक्नीशियम का एक्सेप्शन नहीं है, कैडमियम का एक्सेप्शन नहीं है, और इधर इट्रियम और जिरकोनियम का एक्सेप्शन नहीं है। बाकी जो एलिमेंट है उन सब का एक्सेप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, फ्रॉम इट्रियम टू रूथेनियम एलिमेंट्स ट्राई टू लूज। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्राइज टू लूज, यहाँ पे देखिए इट्रियम से रूथेनियम जो होता है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है ये लूज करने का कोशिश करता है। ठीक है, उसके बाद उधर गेन करने का कोशिश करता है, इसीलिए यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो घटते जाता है। ठीक है, अब देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ कम्प्लेक्सेस। ट्रांजिशन एलिमेंट्स फॉर्म कम्प्लेक्सेस विथ लिगेंड। ठीक है, विभिन्न प्रकार के लिगेंड के साथ ट्रांजिशन एलिमेंट क्या करते हैं, कम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं। बिकॉज ट्रांजिशन एलिमेंट हैव पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल, क्योंकि पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल होते हैं जिसके कारण अलग अलग लिगेंड आकर के उसमें अटैच हो सकते हैं, जैसे कि NiCO4 FeCN4 इस प्रकार का यहाँ पे कम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है। उसके बाद देखते हैं डेंसिटी। द हाई डेंसिटी ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट इज ड्यू टू देयर शॉर्ट एटॉमिक साइज एंड स्ट्रॉन्ग मेटलिक बॉन्ड। हाई डेंसिटी होता है उसका कारण होता है डी ब्लॉक एलिमेंट का, ड्यू टू देयर शॉर्ट एटॉमिक साइज जो होता है वो छोटा होता है, और स्ट्रॉन्ग मेटलिक बॉन्ड, और बॉन्ड जो होता है स्ट्रॉन्ग होता है। इट्स डेंसिटी ट्रेंड इन ट्रांजिशन सीरीज इज इनवर्स टू द एटॉमिक रेडियाई। जिस प्रकार एटॉमिक रेडियाई होता है उसका इनवर्स होता है, अर्थात कि लेफ्ट से राइट की ओर जब जाते हैं एटॉमिक रेडियाई घटता है लेकिन आपका डेंसिटी बढ़ता है। ठीक है, और ऊपर से नीचे की ओर एटॉमिक रेडियाई बढ़ता है लेकिन डेंसिटी घटता है, तो इसका ऑपोजिट होता है। इस चीज़ को याद रखेंगे, ट्रेंड से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, उसके बाद कलर्ड कंपाउंड। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल दे प्रोड्यूस कलर्ड कंपाउंड। वैकेंट ऑर्बिटल होने के कारण उनमें कलर्ड कंपाउंड देखे जाते हैं। ठीक है,
IUPAC नोमेनक्लेचर आपका सिलेबस में दिया गया है, इसीलिए थोड़ा सा एक दो तो देख लेते हैं। वैसे तो IUPAC नोमेनक्लेचर से पूछा नहीं जाता है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको जो आपका यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम रहता है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करना रहता है। ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करने के लिए एक्स लिख लेंगे। उसके बाद 3 अमोनिया है, 3 अमोनिया उसका चार्ज 0 होता है। H2O उसका भी चार्ज 0 होता है। प्लस 3 यहाँ पे देखिए Cl है तो उसके लिए माइनस लिख लेंगे, और पूरा जो ये है वो न्यूट्रल है इसीलिए इसको 0 लिख लेंगे। तो एक्स इज इक्वल टू आपका आ जाएगा +3। ठीक है, यहाँ पे देखिए एमीन और एक्वा। ठीक है, तो एमीन और एक्वा है, 3 एमीन है तो ट्राई एमीन, उसके बाद ट्राई एक्वा, उसके बाद क्रोमियम ब्रैकेट में उसका ऑक्सीडेशन स्टेट को लिख देंगे, और क्लोराइड। ठीक है, रात में क्लोराइड। ये आपका IUPAC नोमेनक्लेचर हो जाएगा। ठीक है, इसका रूल सब भी वैसे लिख दिया हूँ, ऐसे ही नहीं तो रूल सब का पढ़ने का टाइम नहीं है। रूल सब आप जानते होंगे मेरे ख्याल से। ठीक है, उसके बाद ट्राइस इथेन 1,2 डायामीन। ठीक है, यहाँ पे देखिए इथेन 1,2 डायामीन इसको कहा जाता है, EN को इथेन 1,2 डायामीन कहा जाता है। ट्राइस 3 इथेन 1,2 डायामीन है, इसीलिए इसको ट्राइस 1,2 इथेन डायामीन कहेंगे। और कोबाल्ट 3, यहाँ पे कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा, +3 होगा, इसीलिए यहाँ पे 3 लिखे हैं। और सल्फेट इसके लिए सल्फेट। ठीक है, उसी प्रकार देखिए कुछ कुछ एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिख दिया है, वीडियो को पॉज करके आप इन सबको देख सकते हैं, इनका नोमेनक्लेचर। हालांकि नोमेनक्लेचर से क्वेश्चन इस पिछले साल नहीं आया था, तो इस बार भी उम्मीद कम है, लेकिन आपका सिलेबस में दे दिया गया है। अब देखिए दोस्तों, आइसोमरिज्म ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से आपको देख लेना है। तो देखिए स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, सबसे पहला स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म में आपको एक चीज़ याद रखना है। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म 4 प्रकार का होता है, उसमें आपको याद रखना है कोहली। ठीक है, कोहली आप सभी को पता होगा, ये ट्रिक याद रखिएगा। कोहली जिसमें कि कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म, हाइड्रेट आइसोमरिज्म, लिंकेज आइसोमरिज्म और आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म, ये 4 आइसोमरिज्म आपको याद रखना है पहला स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म में। ठीक है, तो सबसे पहला देखते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म। तो कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म होता क्या है, सबसे पहले जानते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप सभी देख पा रहे होंगे, हियर केटायन एंड एनायन बोथ आर कम्प्लेक्सेस। यहाँ पे जो केटायन और एनायन होगा ये दोनों ही कम्प्लेक्स होगा। ठीक है, एक्चुअली क्वेश्चन इसमें बनता है कि 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और वहाँ पे कहे जाएंगे कि कौन सा कोऑर्डिनेट आइसोमरिज्म का एग्जाम्पल है, बताइए कौन सा पेयर ऐसा है जो कि कोऑर्डिनेट आइसोमरिज्म का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे पहचानने का आपको यही तरीका है कि यहाँ पे देखिए केटायन और एनायन दोनों ही जो होंगे ये कम्प्लेक्स होंगे। ठीक है, अराइजेस में लिगेंड्स और सेंट्रल मेटल एटम इज एक्सचेंज। और ऐसा कब होता है, जब लिगेंड या फिर सेंट्रल मेटल एटम आपस में केटायन और एनायन में एक्सचेंज होते हैं, तब इस प्रकार का आइसोमरिज्म उत्पन्न होता है। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि एग्जाम्पल देख पा रहे होंगे, CONH3 CrNO2 6। ठीक है, तो यहाँ पे उसके बाद वाली स्टेप में देखिए एक NO2 यहाँ से आकर के यहाँ पे आ गया है और एक NH3 इधर चला गया है। तो ये जो सेट हो जाएगा ये आपका कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म हो जाएगा। तो जो दो यहाँ पे मैंने क्राइटेरिया बताए थे कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म के, दोनों क्राइटेरिया देखिए। पहला तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे कैटायन और एनायन दोनों का यहाँ पे आपका कम्प्लेक्स है, दोनों का कम्प्लेक्स है। उसके बाद अराइजेस ड्यू टू द लिगेंड और सेंट्रल मेटल एटम इज एक्सचेंज। तो यहाँ पे देखिए लिगेंड का एक्सचेंज हुआ है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे NH3 इधर आ गया है और NO2 इधर आ गया है। तो इस प्रकार के जो आइसोमरिज्म है उसको हम लोग कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म कहेंगे। ठीक है, मान लेते हैं 2 NH3 यहाँ पे चले गए हैं और 2 NH3 इधर चले गए हैं, 2 NO2 इधर आ गए हैं, तो इसको भी हम लोग कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म कहेंगे। लेकिन दोस्तों एक चीज़ याद रखेंगे, अगर 3 इधर चला गया है, 3 इधर आ गए हैं, तो ये कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म नहीं होगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए 4 मान लेते हैं, NH3 इधर आ गया है, 4 NO2 इधर चला गया, तो ये भी सही होगा, ये भी कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म होगा। केवल याद रखेंगे समान मात्रा में अगर ये एक्सचेंज होंगे तो ये कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म नहीं होता, इस चीज़ को थोड़ा सा याद रखेंगे, एक्सेप्शन केसेस में आता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा है आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म। अराइजेस व्हेन डिफरेंट काउंटर आयन्स आर प्रेजेंट। अलग अलग काउंटर आयन जब प्रेजेंट होता है तो उसको हम लोग कहेंगे आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म। ठीक है, माफ कीजिएगा, उसके पहले था हाइड्रेट और सॉल्वेट आइसोमरिज्म। ठीक है, हाइड्रेट और सॉल्वेट आइसोमरिज्म, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि हाइड्रेट या फिर सॉल्वेट। हाइड्रेट मतलब होता है वाटर, तो वाटर से संबंधित जो आइसोमरिज्म आपको दिखेगा वो आइसोमरिज्म आपका हाइड्रेट आइसोमरिज्म हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे, व्हेन वाटर इज एक्ट एज द लिगैंड एज वेल एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, तो वो हाइड्रेट आइसोमर होगा। H2 इज एक्सचेंज विद काउंटर आयन, काउंटर आयन के साथ H2O का यहाँ पे एक्सचेंज देखने को मिलेगा, तो ऐसे आइसोमरिज्म को हम लोग कहेंगे हाइड्रेट आइसोमरिज्म। जैसे कि यहाँ पे आप सभी देख पा रहे होंगे, मान लेते हैं यहाँ पे ये कंपाउंड और ये कंपाउंड दिए गए हैं जो कि आपस में हाइड्रेट आइसोमरिज्म होंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए Cl एक अंदर चला गया है और एक H2O इधर बाहर आ गया है। ठीक है, तो ये
आपस में क्या होंगे, ये दोनों ही कंपाउंड आपस में हाइड्रेट आइसोमर होंगे, या फिर ये दोनों कंपाउंड आपस में हाइड्रेट आइसोमर होंगे, या फिर ये दोनों कंपाउंड आपस में हाइड्रेट आइसोमर होंगे। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, इसमें सेम रहता है, ठीक है। केवल इसमें एक्सचेंज होता है, जो आपका Cl देखिए एक अंदर आ गया है और इधर से एक H2O बाहर चला गया है। तो इस प्रकार के आइसोमरिज्म आपको दिखाई देगा तो आप समझ जाएंगे कि इसको हम लोग हाइड्रेट आइसोमरिज्म कहेंगे। उसके बाद लिंकेज आइसोमरिज्म अराइजेस व्हेन एम्बिडेंटेड लिगेंड इज प्रेजेंट। इस प्रकार के आइसोमरिज्म कब देखे जाते हैं, जब एम्बिडेंटेड लिगेंड प्रेजेंट होता है। एम्बिडेंटेड लिगेंड अर्थात कि दो साइड से ये आप दोनों साइड से यूज़ किया जा सकता है, जैसे कि SCN ये S तरफ से भी अटैच हो सकता है सेंट्रल मेटल एटम के साथ, या फिर NCS ये N नाइट्रोजन साइड से भी सेंट्रल मेटल एटम के साथ अटैच हो सकता है। तो इस प्रकार के जो लिगेंड है उसको हम लोग कहते हैं एम्बिडेंटेड लिगेंड। तो याद रखेंगे, जब भी एम्बिडेंटेड लिगेंड रहते हैं उसको उसमें जो आइसोमरिज्म अराइज होते हैं, जैसे कि ये दो एग्जाम्पल दे दिए गए हैं, तो ये दोनों ही आपस में लिंकेज आइसोमरिज्म होंगे, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है, ठीक है। अब चलिए जो नेक्स्ट हम लोग देख रहे थे आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म। तो आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म एक्चुअली होता है अराइजेस व्हेन डिफरेंट काउंटर आयन्स आर प्रेजेंट। डिफरेंट काउंटर आयन जब प्रेजेंट होते हैं तो उसको हम लोग आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म कहते हैं, ठीक है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे Br2 प्रेजेंट है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे BrCl प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंट काउंटर आयन प्रेजेंट होंगे और बाहर में देखिए Br है और इधर Cl है, तो ये दोनों आपस में आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म होंगे। उसके बाद लिगेंड आइसोमरिज्म, इसको भी आप याद रख सकते हैं। एक्चुअली इससे क्वेश्चन कम आता है, लेकिन फिर भी इसको याद रख सकते हैं। लिगेंड सोर्स आइसोमरिज्म, जो लिगेंड आइसोमरिज्म शो करते हैं उनको हम लोग लिगेंड आइसोमरिज्म कहते हैं, ठीक है। स्टीरियो आइसोमरिज्म, जैसे कि जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म होता है। और केस 1 में देखते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए, इन टेट्राहाइड्रल जियोमेट्री में डज नॉट एग्जिबिट जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म। टेट्राहाइड्रल जियोमेट्री में किसी भी प्रकार का, यहाँ पे याद रखेंगे, जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर जिसका 4 होता है, टेट्राहाइड्रल जियोमेट्री में किसी भी प्रकार का जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म यहाँ पे एग्जिबिट नहीं करता है, ठीक है। केस 2 में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के केस में देखेंगे तो देखिए इन कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ऑक्टाहाइड्रल जियोमेट्री में ये जो इस प्रकार का ज्योमेट्री जब होगा तो इसमें किसी भी प्रकार का, ये देखिए ये लिगेंड, सभी लिगेंड अगर बराबर हो गए हैं, 6 के 6 लिगेंड आपके जो अगर बराबर हो गए तो किसी भी प्रकार का यहाँ पे आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करेगा, ठीक है। तो लिगेंड अगर सभी लिगेंड बराबर हैं तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म यहाँ पे शो नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन अगर लिगेंड बराबर नहीं रहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा। जैसे कि ये सभी ए प्रकार के लिगेंड है और यहाँ पे देखिए बी प्रकार के लिगेंड है, तो ये ट्रांस हो गया और इसी का देखिए ये सीस हो जाएगा, ठीक है। तो लिगेंड अगर बराबर नहीं होते हैं तो आपका वहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के केस में। कितने आइसोमरिज्म होंगे उसको मैंने लिख दिया है, जैसे कि Ma4B3, इसमें 2 आइसोमरिज्म होंगे। Ma4BC में 2, उसके बाद Ma3B3 में 2 आइसोमर होंगे। उसके बाद ज्योमेट्रिकल आइसोमर होंगे Ma3B3C, ये A3B3 ये सब लिगेंड है, ठीक है। तो इस प्रकार के अगर लिगेंड रहते तो कितने आइसोमरिज्म यहाँ पे होंगे वो मैं दर्शा दिया हूँ, ठीक है। उसके बाद देखते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। देखिए यहाँ पे पोस्टुलेट्स की अगर बात करें तो सेंट्रल मेटल एटम या फिर आयन जो होते हैं यूज्ड N-1D फॉर NS NP एन ND ऑर्बिटल फॉर द बॉन्डिंग के लिए दोस्तों यहाँ पे N-1D का यूज़ हो सकता है, NS का यूज़ हो सकता है, NP का यूज़ हो सकता है, या फिर ND का यूज़ हो सकता है। लिगेंड विल डोनेट लोन पेयर टू द वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। और बॉन्डिंग किस प्रकार से होगा, लिगेंड जो होंगे वो डोनेट करेंगे अपना इलेक्ट्रॉन पेयर, किसको इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे, सेंट्रल मेटल एटम को। पेयरिंग ओकर्स व्हेन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लाइक CH3 CN- CO- etc आर प्रेजेंट। जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड प्रेजेंट होंगे तो वहाँ पे पेयरिंग होगा, जब वीक फील्ड लिगेंड होंगे वहाँ पे पेयरिंग नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन किस प्रकार का होता है यहाँ पे देख लीजिए। sp अगर रहेगा तो लीनियर रहेगा, sp2 होगा तो ट्राइगोनल प्लानर होगा, sp3 होगा तो टेट्राहेड्रल होगा, dsp2 होगा तो स्क्वायर प्लानर होगा, उसके बाद dsp3 होगा तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगा, डी x2 y2 sp3 होगा तो यहाँ पे दोस्तों स्क्वायर प्लानर होगा, उसके बाद d2 sp3 होगा तो ऑक्टाहेड्रल होगा, sp3 d2 होगा तो ऑक्टाहेड्रल होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर 2 के लिए बताया गया है, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 के लिए sp होता है और वहाँ पे जियोमेट्री उसका लीनियर होगा, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर 3 के लिए sp2 होता है जिसमें px py और py pz और px py यहाँ पे रहते हैं, तो वो आपका sp2 कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए
मैंने बताया था, देखिए ट्राइगोनल प्लानर उसका स्ट्रक्चर होता है, माफ कीजिएगा उसका जियोमेट्री ट्राइगोनल प्लानर होता है, ठीक है। अभी देखिए दोस्तों मेन पार्ट आ गया हम लोग का। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके परीक्षा में बनते हैं और जा करके आप देखिएगा इससे एक या फिर दो क्वेश्चन अवश्य ही रहेगा। मान लेते हैं यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स लिए हैं NiCN होल 4। यहाँ पे 4 लिगेंड्स अटैच टू सेंट्रल मेटल एटम हाइब्रिडाइजेशन में भी देखिए इसमें CN जो 4 CN अटैच है Ni के साथ, तो यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन है या तो S3 यहाँ पे sp3 होगा या फिर dsp2 होगा, ये कैसे पता चलेगा? तो वो तो हमें पता चल ही जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ दोस्तों हमें बहुत सारे टर्म्स यहाँ पे जानेंगे जो कि आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। मान लेते हैं ये आपका कॉम्प्लेक्स दिया गया है NiCN होल 4 2-, इसमें पूछा गया है कि प्राइमरी वैलेंसी क्या होगा। तो दोस्तों याद रखेंगे प्राइमरी वैलेंसी अर्थात कि ऑक्सीडेशन नंबर को ही हम लोग प्राइमरी वैलेंसी कहते हैं। तो प्राइमरी वैलेंसी कैसे निकाला जाता है? ऑक्सीडेशन नंबर Ni का निकालेंगे तो Ni के लिए x लिखेंगे, Cn का जो चार्ज होता है वो -1 होता है, तो 4 इंटू -1 इज इक्वल टू यहाँ पे कम्प्लेक्स में कितना चार्ज है? -2 है, तो x का वैल्यू जो हो जाएगा +2। यही आपका प्राइमरी वैलेंसी होता है। याद रखेंगे दोस्तों प्राइमरी वैलेंसी इज द ऑक्सीडेशन नंबर या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। तो Ni का ऑक्सीडेशन नंबर जितना होगा वही Ni का यहाँ पे प्राइमरी वैलेंसी होगा, ये चीज़ को याद रखेंगे। उसके बाद सेकेंडरी वैलेंसी जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है उसी को हम लोग सेकेंडरी वैलेंसी कहते हैं। जैसे कि आप सभी यहाँ पे देख पा रहे होंगे सेकेंडरी वैलेंसी यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? Ni का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, 4 CN आकर के यहाँ पे अटैच हुआ है, तो इसका सेकेंडरी वैलेंसी आपका हो जाएगा 4। मोनोडेंटेड लिगेंड है इसीलिए 1। बाइडेंटेड लिगेंड जैसे कि EN रहता तो उसमें 2 लगाते, ठीक है। ये मोनोडेंटेड लिगेंड है तो इसको हम लोग 1 लिखे हैं। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन Ni का आप सभी को पता होगा, आर्गन का यहाँ तक 18 होता है, उसके बाद 4s2 20 और 3d8 यहाँ पे 28 हो गया। और Ni2+ का क्योंकि हम लोग का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है यहाँ पे, ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे 2 है, तो +2 में निकालना होगा। तो +2 में जैसे ही निकालेंगे तो S पे 0 हो जाएगा, S पे जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे चले जाएंगे। अब यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन को देखते हैं, यहाँ पे देख पा रहे होंगे 3d8, तो 3d पे 8 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे हमारा, 4s यहाँ पे वैकेंट है, 4p वैकेंट है। जैसे ही एक्साइटेड स्टेट करेंगे ये जो इलेक्ट्रॉन है ये आपस में पेयरिंग करेंगे और यहाँ पे एक D खाली हो जाएगा और 4s और 4p यहाँ पे खाली हो जाएगा। लेकिन हमें कितना चाहिए? 4 CN का जगह हम लोग को चाहिए, तो 4 CN का जगह देखिए यहाँ पे D का 1 लेगा, उसके बाद S का 1 लेगा और P का 2 लेगा। तो इस प्रकार हमारा जो हाइब्रिडाइजेशन होगा DsP2 होगा, ठीक है, ना कि sp3, ठीक है। यहाँ पे DsP2 क्यों हो रहा है यहाँ से आपको पता चल गया, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो आपको पता चलेगा। उसी प्रकार देखिए दोस्तों एक अन्य एग्जाम्पल लिए हैं NiCO होल 4 का, यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं है। इस एग्जाम्पल में देखिए NiCO होल 4 लिया गया है, इसमें प्राइमरी वैलेंसी निकालेंगे, x लिखेंगे N के लिए, Ni के लिए x लिखेंगे और यहाँ पे देखिए 4 लिगेंड लगा हुआ है जिसका यहाँ पे 0 हो जाएगा क्योंकि कोई भी चार्ज नहीं होता है CO का, तो x इज इक्वल टू यहाँ पे 0 आ गया, ठीक है। सेकेंडरी वैलेंसी क्या होगा? सेकेंडरी वैलेंसी आपका 4 हो जाएगा क्योंकि 4 लिगेंड यहाँ पे अटैच है, इसीलिए सेकेंडरी वैलेंसी 4 होगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालेंगे Ni यहाँ पे 0 है ऑक्सीडेशन स्टेट, तो एक्साइटेड स्टेट का निकालने की आवश्यकता हमें नहीं है, तो इसका कन्फिग्रेशन 4s2 3d8 होगा। हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं 3d8, देखिए दोस्तों यहाँ पे 3d8 3d का जो ये है आपका इलेक्ट्रॉन है, अनपेड इलेक्ट्रॉन, इस यहाँ पे आ जाएगा और 4s का जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे आ जाएगा, तो 4s पूरी वैकेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 4 आपको ऑर्बिटल चाहिए, तो 4 ऑर्बिटल, एक 4 का ऑर्बिटल रहेगा और p का 3 ऑर्बिटल रहेगा और इस प्रकार sp3 बनेगा। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि sp3 ये क्यों होता है और इससे पहले dsp2 क्यों होता है, ठीक है। तो ये आपका sp3 हो जाएगा, ठीक है। जियोमेट्री की बात करें तो sp3 अर्थात कि ये टेट्राहेड्रल होगा। अगर मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए कहे, मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला हम लोगों ने पहले भी चैप्टर में देखा है, √n+2 होता है, ठीक है। ये बोर मैग्नेटिन इसको कहा जाता है, मैग्नेटिक मोमेंट का ये फॉर्मूला है, ठीक है। √n+2 इसे याद रखेंगे, मैग्नेटिक मोमेंट इसका होगा। और यहाँ पे देखिए किसी भी प्रकार का कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसका 0 हो जाएगा, ठीक है। n का वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो मैग्नेटिक मोमेंट भी यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
मैग्नेटिक नेचर इसका क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक नेचर यहाँ पे डायमैग्नेटिक होगा। ई एन निकालने के लिए भी मैंने सिखाया था, ई एन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन नंबर 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर इसका होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ई एन अगर निकालेंगे तो एटॉमिक नंबर क्या होगा 28 होगा, ऑक्सीडेशन नंबर इसका 0 है, और यहाँ पे 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 2 इंटू 4 हो जाएगा, ठीक है। 28 प्लस 8 इसका 38 होगा। तो ई एन रूल को ये फॉलो करता है क्योंकि ये क्रिप्टॉन का ये कन्फिग्रेशन होता है, इसीलिए ये एन रूल को फॉलो करता है। आयुपेक अगर नेम की बात करें तो टेट्रा कार्बोनाइल निकेल इसको कहा जाता है, ठीक है, ज़ीरो निकेल ज़ीरो। अब देखते हैं NiCl होल 4 को। तो यहाँ पे सबसे पहले प्राइमरी वैलेंसी निकालेंगे। प्राइमरी वैलेंसी निकालने के लिए x मानेंगे इंटू Cl का यहाँ पे चार्ज -1 होता है। और एक चीज़ याद रखेंगे, वीक फील्ड लिगेंड है, ठीक है। वीक फील्ड लिगेंड है मतलब यहाँ पे पेयरिंग नहीं होगा, पेयरिंग को सपोर्ट नहीं करेगा। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड रहता तो पेयरिंग होता है, ठीक है। इस चीज़ को आपको याद रखना है। तो यहाँ पे देखिए x इज इक्वल टू +2 होगा, और यहाँ पे प्राइमरी वैलेंसी क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा, और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 4 है, तो इसका सेकेंडरी वैलेंसी 4 हो जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो Ni2+ का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 4s0 हो जाएगा, 3d8 होगा, ठीक है। यहाँ पे देख पा रहे होंगे हाइब्रिडाइजेशन करेंगे तो इस टाइप से हाइब्रिडाइजेशन होगा, इसका 3d हो जाएगा। 3d में इस टाइप से 3d में 8 इलेक्ट्रॉन है, 4s0 है, और 4p में कोई भी नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखेंगे दोस्तों, यहाँ पे मैंने क्या कहा, वीक फील्ड लिगेंड है ये जो Cl क्या है, वीक फील्ड लिगेंड है, इसीलिए यहाँ पे पेयरिंग नहीं होगा। पेयरिंग नहीं होने के कारण जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे 3d के जो इलेक्ट्रॉन है ये पेयरिंग नहीं होगा, 3d के इलेक्ट्रॉन ये पेयरिंग नहीं होगा। इससे पहले हम लोग पेयरिंग देख रहे थे, लेकिन वीक फील्ड लिगेंड है जिसके कारण पेयरिंग नहीं होगा, इसीलिए हम लोग को ये जो 4 है मौजूद, इसी से हमको काम चलाना होगा, ठीक है, क्योंकि पेयरिंग तो हो नहीं रहा है। तो यहाँ पे जो Cl है, चारों Cl S और P पे आ जाएगा, तो इसका sp3 हो जाएगा, और sp3 का आपका जो जियोमेट्री होता है टेट्राहेड्रल होता है। यहाँ मैग्नेटिक मोमेंट निकालेंगे तो √अंडर n+2 हो जाएगा। बोर मैग्नेट्रॉन यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना था, जो अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देखिए 2 था, तो ये 2 ही इलेक्ट्रॉन होगा अनपेड इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वे पेयरिंग तो हुआ नहीं, वीक फील्ड लिगेंड हम लोग का है, इसीलिए यहाँ पे पेयरिंग नहीं हुआ। तो यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट जो होगा √n+2 बोर मैग्नेट्रॉन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो अनपेड इलेक्ट्रॉन है उसको n में बैठा देंगे तो आपका √8 आएगा, ठीक है। इसी को 2√2 लिखा जाता है। मैग्नेटिक नेचर कैसा हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। EAN फाइंड करेंगे तो सबसे पहले एटॉमिक नंबर लिखेंगे 28 है, माइनस ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया है +2 आया है, तो यहाँ पे -2 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 4 है, तो EAN आ जाएगा 4। तो EAN रूल को ये फॉलो नहीं करता है क्योंकि ये क्रिप्टन के सिमिलर नहीं आया। अगर 36 आता तो ये फॉलो करता है, ये 36 नहीं आया, मतलब EAN रूल को फॉलो नहीं करेगा। आयुपेक नेम की अगर बात करें तो टेट्रा क्लोरिडो निकेलेट 2 इसका हो जाएगा, ठीक है। और इस चीज़ को मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में पेयरिंग होगा और वीक फील्ड लिगेंड में पेयरिंग नहीं होगा, ठीक है। फिर से आगे देखिए एग्जाम्पल लिया गया है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का लिया गया है एग्जाम्पल, तो यहाँ पे पेयरिंग होगा। तो CONH3 होल 6 3+ होगा। प्राइमरी वैलेंसी जिस प्रकार निकाल रहे थे उस प्रकार से हमको यहाँ पे निकालना है, ठीक है। और यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग आते हैं, जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे पेयरिंग होगा। 3D में देखिए 3 भर गया है, और इधर जितना यहाँ पे कितना लिगेंड का आवश्यकता था, यहाँ पे देखिए ऊपर में लिगेंड दिया गया है 6 लिगेंड की आवश्यकता है, तो 6 यहाँ पे आपको मिल जाएगा। D से 2, 4 से 1 और 4p से 4s पे 1 और 4p से आपका 3। तो इस प्रकार D2sp3 बनेगा, ठीक है। इसी प्रकार आगे के भी एग्जाम्पल हैं। बहुत सारे लोग एक्चुअली स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड में कन्फ्यूजन होते हैं। देखिए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड यहाँ पे पहचान सकते हैं। वीक फील्ड लिगेंड जो होते हैं यहाँ पे ऑक्सीजन डोनर होते हैं, याद रखेंगे ऑक्सीजन डोनर जो होंगे वो वीक फील्ड लिगेंड, जनरली ऑक्सीजन डोनर जो होते हैं वो वीक फील्ड लिगेंड होते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप सभी देख पा रहे होंगे H2 आपका वीक फील्ड लिगेंड हो गया, OH- क्या हो जाएगा वीक फील्ड लिगेंड, क्योंकि ये ऑक्सीजन डोनर होते हैं। या फिर हेलोजन डोनर, एक्स डोनर, अर्थात कि हेलोजन डोनर अगर होंगे तो ये भी वीक फील्ड लिगेंड होंगे, ठीक है। उसके बाद स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में आपको याद रखना है C डोनर, अर्थात कि कार्बन डोनर जो होंगे वो आपका यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो जाएंगे, जैसे कि COCN, ठीक है। उसके बाद N डोनर, नाइट्रोजन डोनर, जैसे कि NH3 भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होंगे। जनरली इन्हीं लिगेंड के बारे में क्वेश्चन आपके आने वाले परीक्षा में बनेंगे, ठीक है। कभी कभी डायरेक्टली कौन सा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, कौन सा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, ये भी आपको क्वेश्चन में पूछा जाता है, ठीक है।
इनर ऑर्बिटल कम्प्लेक्स अर्थात कि जैसे कि D2sp3 ये इनर ऑर्बिटल कम्प्लेक्स है। आउटर ऑर्बिटल कम्प्लेक्स मतलब D बाद में होता है, ठीक है। इनर ऑर्बिटल कम्प्लेक्स मतलब D पहले होता है, और आउटर ऑर्बिटल कम्प्लेक्स मतलब जैसे कि D यहाँ पे बाहर है तो उसको हम लोग आउटर ऑर्बिटल कम्प्लेक्स कहते हैं। तो कभी कभी ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा एक सुपर ट्रिक दिया गया है। देखिए ग्रुप नंबर आपको फाइंड करना होगा। ग्रुप नंबर आप सभी को पता होगा, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम। स्कैंडियम का 3 ग्रुप नंबर होता है, उसके बाद टाइटेनियम का 4, वेनेडियम का 5, क्रोमियम का 6, मैंगनीज का 7, Fe का 8, Co का 9, Ni का 10, Cu का 11 और Zn का 12। ये आपका ग्रुप नंबर होता है, तो इसको आपको जान लेना होगा। अगर आपका ग्रुप नंबर माइनस ऑक्सीडेशन नंबर, देखिए यहाँ पे ग्रुप नंबर और ऑक्सीडेशन नंबर को आपको यहाँ पे माइनस कर देना है। अगर ग्रुप नंबर माइनस ऑक्सीडेशन नंबर, इसको हम लोग पी लिख रहे हैं, और ये जो पी आ रहा है ये ग्रेटर देन 3 आ रहा है, तो ये आउटर ऑर्बिटल कम्प्लेक्स होगा। क्या होगा? आउटर ऑर्बिटल कम्प्लेक्स, अर्थात कि sp3d2 होगा। अगर p इज लेस देन और इक्वल टू 3 होगा तो इनर ऑर्बिटल कम्प्लेक्स अर्थात कि d2sp3 होगा, ठीक है। उसी प्रकार देखिए ग्रुप नंबर माइनस ऑक्सीडेशन नंबर करेंगे और यहाँ पे P आएगा, P इज़ ग्रेटर देन अगर 6 आएगा तो यहाँ पे आउटर ऑर्बिटल कम्प्लेक्स होगा। ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के लिए है, ये वीक फील्ड लिगेंड के लिए है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के लिए देखिए दोस्तों, P इज़ लेस देन और इक्वल टू अगर 6 रहेगा तो इनर ऑर्बिटल कम्प्लेक्स आएगा। अर्थात कि वीक फील्ड लिगेंड के लिए लेस देन और इक्वल टू 3 आएगा तो इनर ऑर्बिटल कम्प्लेक्स। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के लिए लेस देन और इक्वल टू 6 आएगा तो इनर ऑर्बिटल कम्प्लेक्स वो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि आप सभी देख पा रहे होंगे, एग्जांपल भी दिया गया है। मान लेते हैं ये कम्प्लेक्स आपका परीक्षा में आ गया है और कहा गया कि ये कम्प्लेक्स जो है इनर ऑर्बिटल कम्प्लेक्स है या फिर आउटर ऑर्बिटल कम्प्लेक्स है, तो किस प्रकार से फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले देखना है कि कोबाल्ट जो है ये किस ग्रुप नंबर पे आते हैं। कोबाल्ट आता है ग्रुप नंबर 9 पे, ठीक है। कोबाल्ट किस में आता है? ग्रुप नंबर 9 पे आता है। और NH3 इसमें ऑक्सीडेशन नंबर अगर X का निकालेंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा, ठीक है। +3 है, यहाँ पे +3 आएगा क्योंकि NH3 का कोई भी चार्ज नहीं होता है। और एक किस प्रकार का लिगेंड है? ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के लिए हमने क्या कहा था? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के लिए देखिए P या तो ग्रेटर देन 6 होगा तो आउटर ऑर्बिटल कम्प्लेक्स होगा, लेस देन और इक्वल टू 6 होगा तो इनर ऑर्बिटल कम्प्लेक्स होगा। तो यहाँ पे दोस्तों आपको निकालना है ग्रुप नंबर, जैसे कि 9 हो गया और इसका ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे 3 होता है, तो P इज इक्वल टू 9 माइनस 3 इज इक्वल टू 6 आएगा। तो इक्वल टू आ गया, मतलब ये इनर ऑर्बिटल कम्प्लेक्स होगा, D2sp3 इसका कन्फिग्रेशन होगा। तो इस प्रकार डायरेक्टली आप निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे के टॉपिक्स को देखते हैं। देखिए क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, सबसे पहले देखते हैं लिमिटेशंस ऑफ BBT। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में क्या क्या लिमिटेशंस थे जिसके कारण क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को लाना पड़ा। इट इन्वॉल्व्स ए नंबर ऑफ एजम्पशंस, बहुत सारे एजम्पशन थे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इट डज नॉट गिव क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन ऑफ द मैग्नेटिक डाटा, ये किसी भी प्रकार का क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन ऑफ मैग्नेटिक डाटा नहीं दे रहा था। इट डज नॉट एक्सप्लेन कलर ऑफ द कंपाउंड, जो कि अलग अलग प्रकार के कलर शो कर रहे थे डी ब्लॉक एलिमेंट, ये नहीं एक्सप्लेन कर पाया। उसके बाद इट डज नॉट डिस्टिंग्विश, ये वीक फील्ड लिगेंड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाया था। इट डज नॉट मेक एग्जैक्ट प्रेडिक्शन रिगार्डिंग टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर प्लानर ज्योमेट्री इन कोऑर्डिनेशन नंबर 4। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में इसने टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लानर ज्योमेट्री का एग्जैक्ट आपका इसमें क्या डिफरेंस है वो चीज़ का प्रेडिक्शन नहीं किया था, ठीक है। अब देखते हैं पोस्टुलेट्स ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। इट इज़ ए इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल विच इज़ यूज टू डिस्क्राइब स्प्लिटिंग इन मेटल डी ऑर्बिटल। ये क्या है? एक प्रकार का इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल है। किस प्रकार का मॉडल है? इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल है जो कि डिस्क्राइब करता है स्प्लिटिंग इन मेटल डी ऑर्बिटल, स्प्लिटिंग को यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है। लिगेंड्स आर कंसिडर्ड एज ए पॉइंट चार्ज इन केस ऑफ एनायंस और डाइपोल्स इन केस ऑफ न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। तो लिगेंड्स जो होते हैं ये पॉइंट चार्ज के रूप में यहाँ पे कंसिडर्ड एज पॉइंट चार्ज इन केस ऑफ एनायंस और डाइपोल्स इन केस ऑफ न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो यहाँ पे लिगेंड्स आर कंसिडर्ड एज पॉइंट चार्ज के रूप में यहाँ पे किया जाता है एनायंस और डाइपोल इन केस ऑफ, और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स के केस में एनायंस या फिर डाइपोल के रूप में इसको दर्शाया जाता है, ठीक है। बेसिक टर्म्स जो है डीजेनरेट, यहाँ पे जो ऑर्बिटल्स होते हैं एक ही एनर्जी लेवल के जो ऑर्बिटल होते हैं उसको हम लोग डीजेनरेट ऑर्बिटल्स कहते हैं। ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स है डायरेक्टली इनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स किसको कहा जाता है? एक ही जो एनर्जी लेवल के ऑर्बिटल्स होते हैं उसको हम लोग डीजेनरेट या फिर इक्वल एनर्जी लेवल के जो आपका ऑर्बिटल्स रहते हैं उसको डीजेनरेट ऑर्बिटल्स कहते हैं, ठीक है।
दो डी जनरेट ऑर्बिटल्स जो डी ब्लॉक एलिमेंट है दो प्रकार से यहाँ पे डिवाइड होते हैं या फिर दो टाइप के यहाँ पे स्प्लिट होते हैं। कौन कौन सा? पहले तो T2G सेट में ये स्प्लिट होते हैं जिसको ट्रिपली डी जनरेटेड कहते हैं, और EG सेट में ये स्प्लिट होते हैं जिसको डबली डी जनरेटेड कहते हैं। T2G सेट में स्प्लिट होने वाले ऑर्बिटल को DXY, DYZ और DZX में यहाँ पे डिवाइड करते हैं, और जो EG सेट में स्प्लिट होते हैं उसको DX² - Y² DZ² में इसको हम लोग नाम देते हैं। ठीक है, इन ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। अब चले देखते हैं ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में क्या इसका होता है, स्प्लिटिंग किस प्रकार से होता है, इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में जैसे कि आप सभी देख पा रहे होंगे, ये सेंट्रल मेटल एटम है, उसके चारों ओर आपका 6 लिगेंड लगा हुआ है। ठीक है, ML6 ये आपका ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होता है। तो इसमें किस प्रकार का स्प्लिटिंग होता है उसको हम लोग समझते हैं। देखिए, जो सेंट्रल मेटल एटम है उसका स्प्लिटिंग हम लोग यहाँ पे दर्शाते हैं। सेंट्रल मेटल एटम में सारे अगर एक ही एनर्जी लेवल में है तो उसको हम डी जनरेटेड डी ऑर्बिटल्स कहते हैं, और जैसे ही एनर्जी इसमें प्रोवाइड किया जाएगा तो डी जनरेटेड डी ऑर्बिटल्स इन कम्प्लेक्स ML6, अर्थात कि M यहाँ पे सेंट्रल मेटल का एटम का है, और जब तक यहाँ पे कोई लिगेंड अटैच नहीं होता है तब उसका एनर्जी ऐसे ही रहता है। जब लिगेंड थोड़ा थोड़ा अटैच होने लगता है तो उसको हम लोग कहते हैं डी जनरेटेड डी ऑर्बिटल्स इन कम्प्लेक्स। जब पूरी तरह ये अटैच हो जाता है तो ये स्प्लिट हो जाता है। क्या, कैसे स्प्लिट होता है? एक तो EG सेट में स्प्लिट होता है जिसका एनर्जी हाई रहता है, और T2G सेट में यहाँ पे स्प्लिट होता है जिसका एनर्जी लो रहता है, और इसके बीच का जो ये सेंटर जा रहा है इसको हम लोग बेरी सेंटर कहते हैं। तो डायरेक्टली ये जो बेसिक पॉइंट्स है इससे क्वेश्चन बनते हैं, इसीलिए इनको थोड़ा सा डिटेल में देख लीजिए। ऊपर में जो एनर्जी का गैप होता है उसको 0.6 डेल नॉट इसको कहा जाता है। ठीक है, डेल 0 होता है, एक्चुअली ये 0 ऑक्टाहेड्रल के लिए यहाँ पे 0 लिखा जाता है, डेल 0 होता है। इसको कहा जाता है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। ठीक है, और नीचे का जो गैप होता है T2G सेट और बेरी सेंटर के बीच का गैप जो होता है वो -0.4 डेल ओ होता है। ठीक है, डेल ओ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इसको कहा जाता है, अर्थात कि एनर्जी बिटवीन T2G एंड EG सेट के बीच में एनर्जी जो होता है उसको डेल नॉट से दर्शाया जाता है। ये नॉट का वैल्यू होता है ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, इसको ऑक्टाहेड्रल कहा जाता है। टेट्राहेड्रल के लिए देखिए दोस्तों, टेट्राहेड्रल में हम सभी जानते हैं M होता है और सेंट्रल मेटल एटम होता है और 4 लिगेंड यहाँ पे अटैच रहता है। उसी प्रकार डी जनरेटेड डी ऑर्बिटल्स रहता है, और जब लिगेंड यहाँ पे अटैच हो जाता है तो ये स्प्लिट होता है T2 सेट में और EG से E सेट में। ठीक है, T2 सेट में और E सेट में, और इसके बीच का जो एनर्जी गैप होता है वो 0.4 डेल्टा टी होता है, और नीचे वाला -0.6 डेल्टा टी होता है। ऊपर में याद रखना है टेट्राहेड्रल के केस में नीचे T2G जो सेट होगा ये 3 डी जनरेटेड होगा, ट्रिपली डी जनरेटेड ऑर्बिटल होगा, और EG जो सेट होगा ये ऊपर में होगा और ये डबली डी जनरेटेड होगा। ठीक है, जबकि T2 जो सेट होगा ये टेट्राहेड्रल के केस में ये उसका एनर्जी ज़्यादा होता है, और ये ट्रिपली डी जनरेटेड होगा, और EG सेट नीचे होगा और ये डबली डी जनरेटेड होगा। ठीक है, तो ये दो अंतर आपको टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल के केस में जान लेना है। अब कौन कौन सा फैक्टर्स है जो कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी को इफेक्ट करता है, इससे भी क्वेश्चन बनता है। तो सबसे पहला जो फैक्टर है उसको देखते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम, अर्थात कि कौन सा फैक्टर ऐसे हैं जो कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग को इफेक्ट करते हैं। तो पहला फैक्टर है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल। सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे इफेक्ट करता है। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ऑक्सीडेशन नंबर, अर्थात कि ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा होगा तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग भी ज़्यादा होगा। जैसे कि यहाँ पे कम्प्लेक्स लिया गया है FeH2O6 3+ है और FeH2O6 2+ है। तो यहाँ पे x देख रहे हैं, x = +3, x = +2। तो जिसका यहाँ पे x = +3 है, अर्थात कि ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा है, उसका क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी भी ज़्यादा होगा, जबकि x = +2 का क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कम होगा। ज्योमेट्री की अगर बात करें तो डेल्टा SP अर्थात कि स्क्वायर प्लानर इज ग्रेटर देन डेल्टा ऑक्टाहेड्रल इज ग्रेटर देन डेल्टा टेट्राहेड्रल, की स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ स्क्वायर प्लानर इज ग्रेटर देन स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ ऑक्टाहेड्रल इज ग्रेटर देन स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ टेट्राहेड्रल। एक्चुअली ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल के बीच में कंपैरिजन करने का रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ऑक्सीडेशन नंबर जैसे कि यहाँ पे 6 है, जिससे आपको पता चल रहा है ये कैसा है, ऑक्टाहेड्रल है ज्योमेट्री इसका, और इस कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो ये कैसा है, ये आपका टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। तो जिससे आपको पता चल रहा है कि ये जो आपका क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी होगा वो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज़्यादा होगा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 से। ठीक है, उसके बाद D सीरीज 5D सीरीज का
क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ज़्यादा होता है 4D से, उसके बाद 3D का होता है। ठीक है, 3D का सबसे कम यहाँ पे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी होता है, जबकि 5D का सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद 4D का, उसके बाद 3D का होता है। ठीक है, तो आपको कौन सा डी है एलिमेंट वो भी देखना होगा। अगर यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर सेम रहता है और चार्ज भी सेम रहता है, और यहाँ पे देखिए दोस्तों 5D सीरीज का जो एलिमेंट होगा उसका क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ज़्यादा होगा 4D से, उसके बाद 3D से। ठीक है, नेचर ऑफ द लिगेंड भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे फर्क डालता है, इसको आपको याद रखना। सिनोक्स याद रखिएगा, CNOX। सी डोनर, कार्बन डोनर जो होते हैं वो ज़्यादातर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी शो करेंगे, उसके बाद एन डोनर से, उसके बाद ओ डोनर से, और एक्स डोनर अर्थात कि यहाँ पे जो हेलोजन डोनर होंगे उसका क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कम होगा, और यहाँ पे कार्बन डोनर का जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी होगा वो ज़्यादा होगा नाइट्रोजन डोनर से, और उसके बाद ऑक्सीजन डोनर का होगा, उसके बाद एक्स डोनर का होगा, हेलोजन डोनर का होगा। तो आपको याद रखना है CNOX, सिनोक्स आपको याद रखना है। सी का क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ज़्यादा होगा एन से, उसके बाद ओ का, उसके बाद एक्स का। ठीक है, उसके बाद आता है आपका वर्नर्स थ्योरी। वर्नर थ्योरी प्रपोज द कंसेप्ट ऑफ प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। वर्नर ने दिया था जो थ्योरी दिया था, उन्होंने प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी का थ्योरी दिया था। प्राइमरी वैलेंसी हम लोगों ने पढ़ लिया है। प्राइमरी वैलेंसी इज द आयोनाइजेबल एंड इट इज इक्वल टू द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है उसी को हम लोग प्राइमरी वैलेंसी कहते हैं। सेकेंडरी वैलेंसी अर्थात कि सेकेंडरी वैलेंसी इज नॉन आयोनाइजेबल एंड इट इज इक्वल टू द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम का सेकेंडरी वैलेंसी होता है। ठीक है, तो इसको याद रखना है, जैसे कि प्राइमरी वैलेंसी ऑक्सीडेशन स्टेट इसका निकाल लेंगे +3, और जितना आपका यहाँ पे लिगेंड होगा वो सेकेंडरी वैलेंसी आपका हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। हालांकि तीनों चैप्टर करना था, लेकिन थोड़ा सा मुझे काम पड़ गया है तो मुझे जाना होगा। आगे के जो चैप्टर है आगे कंटिन्यू करेंगे। कल के जितने भी स्टूडेंट हैं उनको बेस्ट ऑफ लक, और जितना भी मैंने पढ़ाया सारी चीज़ों को एक बार रिवीजन कर ले और अच्छे से एग्ज़ाम दे। मैं चाहूँगा कि आप सभी का सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, आगे के चैप्टर्स को मैं कल पढ़ा दूँगा, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। थोड़ा सा मुझे इंपॉर्टेंट काम है तो मुझे जाना होगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं। आज की इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।